जो भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे किसी सिलेंड्रिकल शेप की ऑब्जेक्ट पे, कोई वायर भी हो सकती है वो, और रॉड भी हो सकती है, तो उसमें हमने किस तरह से फोर्स अप्लाई करना है कि भी एक एंड तो उसका क्या रखना है, फिक्स रखना है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एक एंड हमने फिक्स रखना है। जैसे वायर है तो वायर को हमने एक तरफ से उसको क्लैंप किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, और जो उसका फ्री एंड है उस फ्री एंड पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगाने की बजाय, जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा था ना यंग उसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हमने ये कहा था कि हम क्या करते हैं, एक एंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एक एंड फिक्स रखते हैं और दूसरे एंड पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स हमने उसके क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में अप्लाई किया था। तो नॉर्मल हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो हम वहां पे एक्सटेंशन ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाना है वो फोर्स हमने कैसे अप्लाई करना है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग ही ये जो सर्कुलर लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, इन सर्कुलर लाइंस के पैरेलल आपने फोर्स अप्लाई करना है। तो जब और पैरेलल फोर्स आप अप्लाई करोगे तो जैसे एक एंड इसका फिक्स है, तो ये लोअर एंड पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो फिक्स्ड एंड पे क्या चीज जनरेट हो जाएगी, आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक कपल ऑफ फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। तो उन कपल ऑफ फोर्सेस के विद रिस्पेक्ट टू हमने यहाँ टॉर्क की वैल्यू एक तरह से कैलकुलेट करनी है, और उस टॉर्क की हेल्प से ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू फिर कैलकुलेट करनी है। और ये जो भी यहाँ पे आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर टेंजेंशियली, उसके विद इफेक्ट में बिना इसकी जो इसका साइज होता है या फिर जो भी इसका वॉल्यूम है उसमें किसी भी तरीके का चेंज आए बिना, जो हमारा सिलेंडर होता है वो सिलेंडर स्लाइटली शेयर हो जाता है फिक्स्ड फेस के विद रिस्पेक्ट टू जो आपका फ्री फेस है, वो स्लाइटली शेयर हो जाता है, स्लाइटली ट्विस्ट हो जाता है। ये जो शेप दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी ट्विस्टेड शेप्स है, ये तो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, लेकिन ये जो सेंटर वाला है ये हमारा स्लाइटली ट्विस्ट है, जिसमें कि जो लेंथ थी या फिर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था सिलेंडर का वो तो सेम है, लेकिन इसका स्लाइट जो शेप है वो स्लाइटली क्या हो गई, ट्विस्ट हो गई। अर्लियर ये बिल्कुल ही स्ट्रेट था और फोर्स की एप्लीकेशन के बाद ये स्लाइटली आपको ट्विस्टेड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का ये जो सेंटर वाला आपका इमेज में डायग्राम है, ये सेंटर वाला इमेज, ये सेंटर वाली इमेज आपकी प्योर शेयर का एग्जांपल है। यहाँ पे जो भी ट्विस्ट है ये बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो गया है आपका, तो ये हम नहीं केस डिस्कस कर रहे हैं, हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि स्लाइट शेयर आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये प्योर शेयर का एग्जांपल है कि भाई उसका लेंथ, उसकी डायमेंशन में किसी तरीके का चेंज ना आए, वॉल्यूम में किसी तरीके का चेंज ना आए, फिक्स्ड फेस के विद रिस्पेक्ट टू जो फ्री फेस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, स्लाइटली आपका डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से। तो उस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे टॉर्जन ऑफ सिलेंडर में। तो जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल वायर या फिर सिलेंडर, सिलेंडर हो सकता है वो, या फिर कोई वायर हो सकती है क्लैम्प्ड एट वन एंड, एक एंड पे उसको हमने क्लैम्प कर रखा है, एंड ट्विस्टेड एट द अदर थ्रू अ फाइनाइट एंगल अबाउट इट्स एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस का मतलब क्या है, सिलेंडर की एक्सिस कौन सी होती है आपकी, उसके जस्ट जो दोनों आपके क्रॉस सेक्शन होते हैं उनका जो सेंटर होता है उन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो जो भी लाइन बनती है वही क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। तो उसकी एक्सिस के अबाउट स्लाइटली हमने क्या करना है, एक स्मॉल एंगल से उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करवाना है, एंड देन इट इज सेड टू बी अंडर टेंशन। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया हम अप्लाई करेंगे उस फोर्स पर यूनिट एरिया के अंडर हमारा सिलेंडर फिर हम कह सकते हैं कि वो अंडर टेंशन है। ठीक है। नाउ ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर और वायर, जो हमने वायर या सिलेंडर ली है, अब बेसिकली हम इलास्टिसिटी रीड कर रहे हैं तो हमने जो भी मटेरियल लिया होगा वो इलास्टिक मटेरियल ही लिया होगा। तो ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर
or cylinder, a restoring couple is set up in it. बताइए मैंने अभी आपको बात कि जो फिक्स्ड एंड है वो जो भी हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जो भी हम उसकी शेप में ये जो स्लाइड चेंज लाना चाह रहे हैं फोर्स लगा के, तो फिक्स्ड फेस उसको रिटर्न करने की कोशिश करेगा। तो एक रीस्टोरिंग कपल इज सेटअप इन इट whose torque is equal and opposite to the twisting couple. ट्विस्टिंग कपल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया? फिक्स्ड फेस पे आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो फिक्स्ड फेस पे नहीं, फ्री फेस पे आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फिक्स्ड फेस पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। अब ये जो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होंगे इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग कपल कहते हैं। ठीक है, और उस ट्विस्टिंग कपल के विद रिस्पेक्ट टू रिस्टोरिंग कपल का मतलब है कि वो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट होगा और जो भी ट्विस्टिंग कपल का इफेक्ट है उसको वो रिटर्न करने की कोशिश करेगा, उसकी शेप को वापस रिगेन करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे जनरेट होगा। और रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने का सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके की है? इलास्टिक नेचर की है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही वो अपनी शेप वापस रिगेन करने की कोशिश कर रही है। अगर इलास्टिक नहीं होगी तो आप जो भी फोर्स लगाओगे उसके विद इफेक्ट टू जो भी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वो एज सच उसी तरह की डिफॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, क्योंकि दो ही तरह की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, या तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं या फिर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो लेट अस कंसीडर जो सिलेंड्रिकल रॉड हमने मानी है या वायर हमने मानी है उसकी लेंथ क्या है? स्मॉल एल उसकी लेंथ है और जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन का एरिया है स्मॉल आर एंड फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। उसके अपर एंड पे हमने उसको क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब जिस भी मटेरियल की हमारा सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंड्रिकल रोड, लेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर बी ईटा। ईटा से हम उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड आर डिफ्लेक्टिंग कपल बी अप्लाइड टू द लोअर एंड ऑफ सिलेंडर। जो भी लोअर एंड है अपर पे हमने फिक्स कर दिया है, तो जो लोअर एंड है उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग कपल हमने अप्लाई किया है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। समझ में आ गया जो भी मैंने बताया था किस तरह से? जिस प्लेन में आपने फोर्स लगाना है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है, अलोंग लेंथ नहीं लगाना, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसके पैरेलल, तो उसके अगर पैरेलल होगा तो लेंथ के वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ट्विस्टिंग इट थ्रू एन एंगल फाई। हमने उस पे जो भी फोर्स लगाया है उसके इफेक्ट में मान लेते हैं कि फाई एंगल से वो ट्विस्ट हो गया। ठीक है, एंड दिस एंगल इज टू बी मेजर्ड इन रेडियंस। जो भी एंगल होगा वो रेडियंस में हम ऑब्जर्व करेंगे। ये जो भी आपने अभी सिचुएशन डिस्कस की, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर shear because the twist produces no change in its length or in radius। अगर इस तरह की आप ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि ना तो लेंथ में किसी तरीके का चेंज आता, ना ही उसका क्रॉस सेक्शन बदलता है थ्रू आउट, रेडियस उसकी सेम रहती है। बस जो भी आप जैसे अभी हम मानेंगे आपके कि भाई किस तरीके से बना हुआ है हमारा सिलेंडर, तो जो भी सेंट्रल एक्सिस है उस एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू आपकी पोजीशन स्लाइटली चेंज हो जाए किसी भी प्लेन की, सिलेंडर के कोई भी प्लेन की पोजीशन उसके विद रिस्पेक्ट टू थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? प्योर shear का एग्जांपल होगा आपका। आप सिलेंडर को किस तरह से बना सकते हैं, ये चीज हमने जब हॉलो सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर का केस डिस्कस किया था आपकी लास्ट क्लास में, उसी तरह से है। ओ डैश आपकी एक्सिस है सिलेंडर की और इस एक्सिस के अबाउट इंक्रीजिंग रेडियस के होलो सिलेंडर्स प्लेस करके आप इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री आपकी होलो सिलेंडर कंसीडर करेंगे किसी थिकनेस का। ये आपका क्रॉस सेक्शन का फेस यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो भी ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन का हमने यहाँ पे डायग्राम अलग से दिखाया हुआ है। तो इस सिलेंडर को हमने कैसे बनाया हुआ है, ये जैसे dx थिकनेस का आपको एक होलो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसी तरह के होलो सिलेंडर से मिलके हमने इस पूरे के पूरे सिलेंडर को बनाया है। ऊपर वाला जो फेस है ये, इसको हमने फिक्स किया हुआ है।
जो कि जिसका सेंटर O है, L इसकी लेंथ है, R इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये जो एरो बना रखी है ऐसे, ये क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है इसके फेस के पैरेलल, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आपने जो फेस अप्लाई किया है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लेंथ L। ठीक है, अब ये कोई जो A पॉइंट है, ये हमने इसके अपर फेस पे कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया है A, और इसी तरह से इसके जस्ट नीचे O डैश के पैरेलल हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया है B। तो ये ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बना दिया आपके सिलेंडर के ऊपर, और जब हमने फोर्स लगाया तो हमने देखा कि जो ये फ्री एंड पे जो पॉइंट था, ये बी से लेके क्या हो गया, स्लाइटली डिस्प्लेस होके कहाँ पे चला गया, बी डैश पे शिफ्ट हो गया फोर्स के इफेक्ट में। तो ये अभी जो हमने कहा था कि फाई एंगल से क्या हो जाता है, हमारा सिलेंडर स्लाइटली ट्विस्ट हो जाता है, तो दिस फाई एंगल इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, और इस पॉइंट में जो चेंज आया होगा फिक्स्ड पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट टू, वो क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ शेयर कहलाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन जिसको आप कहते हो, तो इसको हमने थीटा से लिखा है, ए बी से लेके ये कहाँ डिस्प्लेस हो गया, ए बी डैश पे चला गया, तो ए बी और ए बी डैश के बीच में जो एंगल है इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज एंगल ऑफ शेयर। एंड जो ये स्लाइटली ट्विस्ट जो प्रोड्यूस हुआ है, जितने एंगल से ये ट्विस्ट हुआ है उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंड दैट इज फाई। तो इसको फाई लिखा है और इसे थीटा लिखा है, और इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने शेयरिंग या फिर शेयर एंगल जो पढ़ा है वो इस तरह से पढ़ा है कि जब एक बेस आपका फिक्स होता है और फ्री सरफेस के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, तो फिक्स के विद रिस्पेक्ट में फ्री सरफेस स्लाइटली आपका जितने एंगल से शेयर होता है वो आपका शेयरिंग स्ट्रेन कहलाता है, दैट इज थीटा। ठीक है, और इस सरफेस के ऊपर जो पॉइंट आपने मार्क किया था वो स्लाइटली डिस्प्लेस होके बी डैश पे चला गया, तो वो कितने एंगल से डिस्प्लेस हुआ उसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कह रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, एरो से आपको दिखाई दे रहा है किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो जो ट्विस्टिंग कपल है वो क्या कर रहा है आपका, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिक्स्ड फेस पे जो रिस्टोरिंग कपल आपका जनरेट होगा वो रिस्टोरिंग कपल इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, जो भी आपने ये फोर्स अप्लाई किया जो कि इसके क्रॉस सेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, अंडर इट्स इन्फ्लुएंस each cross section of cylinder rotates about the axis of cylinder by an amount। इस सिलेंडर में यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस पे बहुत सारे मार्क लगा सकते हैं ऐसे, ये जो मैं आपकी लाइंस इसके ऊपर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेंडर को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो along its length, और उन सभी को हम कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन। तो वो सारे के सारे क्रॉस सेक्शन इस फिक्स्ड अपर फेस के विद रिस्पेक्ट टू स्लाइटली क्या होंगे, आपके शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो भी शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्टिंग आपकी फ्री एंड पे सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप फिक्स्ड एंड की तरफ बढ़ते जाओगे वो जो शिफ्टिंग है वो क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, एंड दिस ट्विस्ट जो भी ये ट्विस्ट है, दिस ट्विस्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द अबाउ फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड आपका सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होगा अपनी पोजीशन से, उस पे आप जो भी पॉइंट ड्रॉ करोगे इन कंपैरिजन टू कोई भी पॉइंट अगर आप यहाँ पे मार्क करो, जैसे ए है, ए को हमने ए पर ही दिखाया हुआ है, लेकिन बी को हमने स्लाइटली ट्विस्ट करके बी डैश के ऊपर दिखाया है। तो जो भी ट्विस्टिंग है वो ट्विस्टिंग किस पे डिपेंड करती है कि फिक्स्ड सरफेस से वो पॉइंट या फिर वो क्रॉस सेक्शन कितने डिस्टेंस के ऊपर है। The angle through which any cross section rotates is called angle of twist।
जिस भी एंगल से हमारा क्रॉस सेक्शन रोटेट हुआ होगा, जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन है लोअर क्रॉस सेक्शन, ये हमारा बी से बी डैश पे फाई एंगल से हो गया, तो ये फाई एंगल क्या कहला रहा है आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहला रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज 0 एट फिक्स्ड अपर फेस। जो भी अपर फेस है स्पेस की वैल्यू 0 होगी और लोअर फेस पे फाई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नाउ एज शोन इन इमेज, इन दोनों ही इमेजेस में आप देख सकते हो कि ईच रेडियस ओ डैश बी, ओ डैश बी, ये जो ओ डैश बी रेडियस है ये हमारी फ्री एंड के ऊपर कितने एंगल से रोटेट हो गई है, फाई एंगल से रोटेट हो गई, और रोटेट होने के बाद ये किस पे शिफ्ट हो गई, ओ डैश बी डैश पे शिफ्ट हो गई है आपकी। नाउ इसके इफेक्ट में, owing to twisting of cylinder, a restoring couple is also set up whose value in equilibrium is equal and opposite to the deflecting couple. equilibrium state में जो भी restoring couple generate होगा यहाँ पे वो आपका बिल्कुल equal होगा लेकिन opposite होगा, जिस भी direction में आपने force लगाया है उसके opposite direction में produce होगा। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग कपल, इस रिस्टोरिंग कपल की ही वैल्यू हमें एक तरह से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे कि कितना इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट हुआ है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग कपल, सिलेंड्रिकल रोड to be divided into a large number of thin coaxial cylindrical shells। हमने जो मैंने आपको बताया था कि कैसे बना सकते हैं हम इस सिलेंडर को, थिन कोएक्सियल होलो सिलेंडर्स की हेल्प से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये उसमें आपका इस क्रॉस सेक्शन में ये एक का एलिमेंट्री शेल ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो वो एलिमेंट्री शेल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, उस शेल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, पहले इस शेल के लिए निकालेंगे रिस्टोरिंग कपल की वैल्यू, और फिर आपके पूरे के पूरे लेंथ में 0 से लेके यहाँ आर रेडियस तक हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल रिस्टोरिंग कपल कैलकुलेट करने के लिए। नाउ कंसीडर वन सच शेल ऑफ रेडियस एक्स, हमने जो भी यहाँ पे माना है कि भाई हम इस एक्सिस के अबाउट बहुत सारे सिलेंड्रिकल शेल्स प्लेस करके बना सकते हैं। होलो सिलेंडर जो मैं कह रही हूँ और सिलेंड्रिकल शेल, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। शेल का मतलब होता है अंदर से जो चीज होलो होती है, तो होलो सिलेंडर भी आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो और सिलेंड्रिकल शेल भी बोल सकते हो उसे। तो कंसीडर वन सच शेल ऑफ रेडियस एक्स, रेडियस एक्स की हमने क्या मान ली है, एक शेल कंसीडर कर ली है और उसकी जो थिकनेस है वो हमने ले ली आपकी डी एक्स के बराबर। ठीक है, लेट बिफोर ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करने से पहले, ए बी इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो भी हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए थे ओ डैश के पैरेलल, इसके जो भी इसका आउटर बॉडी है उसके ऊपर, तो ए बी वो लाइन है, और ट्विस्ट करने के बाद व्हेन द सिलेंडर इज ट्विस्टेड द पॉइंट बी शिफ्ट्स टू बी डैश and the line AB is displaced to new position AB dash। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमने सिर्फ यही आपको यही चीज हमने समझाई है कि हमने इस फेस को फिक्स कर लिया है और लोअर फेस पे किस तरीके से ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है, कैसे वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और कैसे आपका ये बी पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ चला गया, बी डैश पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद बिफोर ट्विस्टिंग द सिलेंड्रिकल शेल could be cut along the line AB। अब अगर हम ट्विस्ट करने से पहले ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना AB पैरेलल टू ओ डैश, इस AB के अलोंग अगर हम इस सिलेंडर को कट करते हैं बीच में से, ये जो आपका OA आपको दिख रहा है, इस OA के अलोंग अगर हम इस सिलेंडर को कट करते हैं, तो कट करने के बाद आपको कैसे शेप यहाँ पे दिखाई देती है, इसको कट करने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर शेप आपको ऑब्जर्व होगी जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे बीच में से। ठीक है,
और ट्विस्ट होने के बाद, ये आपको सिंपल डिफरेंस यहाँ पे समझाया है कि ट्विस्टिंग से पहले और ट्विस्टिंग के बाद कि इसमें स्लाइट ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। AB के अलोंग अगर आप इसको कट करते हो तो ये सिलेंडर आपको जो भी दिखता है अंदर से पूरी तरह से फिल्ड है, हमारा सॉलिड सिलेंडर है। तो अगर हम अंदर हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगी, ABCD जो ये यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, ये वो रेक्टेंगल है। और इसको ट्विस्ट करने के बाद आफ्टर ट्विस्टिंग इफ इट इज कट अलोंग AB डैश के अलोंग अगर हम इसे कट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें रेक्टेंगल दिखने की बजाय ये जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे शो कर रखी हैं A, B डैश, C डैश, D, ये पैरेललोग्राम शेप का आपको दिखाई देगा। तो पैरेललोग्राम शेप में ये जो भी एंगल है आपका रेक्टेंगल से स्लाइटली ये जो शिफ्ट होके आया, ये क्या कहलाता है आपका एंगल ऑफ शेयर कहलाता है। तो cylindrical shell has been sheared through an angle BAB dash, और उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं, एंगल ऑफ शेयर। This angle of shear theta is maximum for the outermost layer of the cylinder. इसका क्या मतलब है, अभी अभी आपने कहा था कि बहुत सारी सिलेंड्रिकल शेल्स से मिलके ये बना हुआ है। तो उन सिलेंड्रिकल शेल में ओ डैश के अलोंग जो आपकी शेल आएगी उसके अंदर थीटा की वैल्यू सबसे कम होगी, और सबसे बाहर आउटर सरफेस के ऊपर जो आपकी सिलेंड्रिकल शेल है उसके लिए इस थीटा की वैल्यू आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो इनर मोस्ट के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी और आउटर मोस्ट लेयर के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी मैक्सिमम आएगी। अब ये जो दो एंगल्स आपने लिखे हैं थीटा और फाई, ये वाला थीटा है और ये फाई है। तो अब आप जैसे एंगुलर सेपरेशन की वैल्यू लिखते हैं, किसी भी थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है आर्क की हेल्प से निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। अभी वो वाला फॉर्मूला यूज करके आपको यहाँ पे B डैश आर्क की वैल्यू लिखनी है, एक तो थीटा एंगल की टर्म्स में और दूसरी फाई एंगल की टर्म्स में। तो इन ट्राइंगल BOB डैश, ये जो स्मॉल ट्राइंगल बना हुआ है आपके क्रॉस सेक्शन पे BOB डैश और डैश B डैश, इस ट्राइंगल में हम आर्क की वैल्यू किस तरह से लिख सकते हैं, ये एंगल और O डैश B डैश रेडियस को यूज करके हम लिख सकते हैं। तो एंगल इनटू रेडियस करके लिखा है आपका। तो जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था ना आपका, एक स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल जो कि x डिस्टेंस पे है और dx थिकनेस की है, वहां पे भी हमने जो पॉइंट्स मार्क किए थे उनको हमने B और B डैश ही रखा था। तो वो इसलिए रखा था B और B डैश ताकि हम आर्क B डैश की वैल्यू लिख सकें। तो फाई एंगल यूज करेंगे वहां पे और x रेडियस यूज करेंगे। इसके बाद दूसरा जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है आपका BAB डैश, इस ट्राइंगल में भी आर्क BB डैश की वैल्यू लिख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एंगल इज थीटा और रेडियस किसके बराबर है, AB के बराबर है। और AB क्या है, लेंथ है इस सिलेंडर की, तो वहां पे हमने L पुट कर दिया। अब आपने आर्क BB डैश की वैल्यू निकाली है फाई की फॉर्म में और थीटा की फॉर्म में, दोनों ही आर्क लेंथ है तो वो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो सिंपल कंपैरिजन बिटवीन अबाउट टू इक्वेशंस शोज दैट थीटा इंटू L इज इक्वल टू फाई इंटू एक्स, दोनों को हम इक्वेट करके लिख सकते हैं। यहां से आप एंगल ऑफ शेयर की वैल्यू लिख लोगे, थीटा की वैल्यू, शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू आप यहां से लिख लेंगे थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू में फाई। ठीक है, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में लेट F बी द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट्री शेल, जो भी हमारा बेस है एलिमेंट्री शेल का उस पे हम मान लेते हैं कि F हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। एलिमेंट्री शेल की बात हो रही है यहाँ पे, dx थिकनेस की जो शेल मानी है ना उसकी बात कर रहे हैं हम। पहले एलिमेंट्री शेल के लिए निकालेंगे टॉर्क की वैल्यू और उसके बाद में किसके लिए लिखेंगे, पूरे के पूरे सिलेंडर के लिए लिखेंगे। फेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री शेल, फेस एरिया आप लिख सकते हो, उसकी थिकनेस है dx और उसका सरकमफ्रेंस हम उसकी रेडियस की मदद से लिख सकते हैं 2 पाई r
तो 2 पाई x हो जाएगा, और उसकी लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, तो दैट विल बिकम्स फेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री शेल, तो 2 पाई x इंटू dx। ठीक है, इस फेस एरिया के ऊपर आपने ये फोर्स अप्लाई किया है F फोर्स, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है हमारी, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2 पाई x इंटू dx। ठीक है भाई, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली है। शेयरिंग स्ट्रेस किस लिए लिखा है हमने, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखने के लिए। तो फ्रॉम डेफिनेशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है आपका, शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वैल्यू ऊपर लिख लेंगे, और थीटा जो अभी आपने स्ट्रेन निकाली थी वो थीटा आपने नीचे लिख दिया। तो अब इस थीटा की वैल्यू भी क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे वहां से जो भी हमने कैलकुलेट की है, x इंटू फाई डिवाइडेड बाई एल, इसको भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप, यहाँ से आपको इस एक्सप्रेशन से किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेनी है। जो भी टेंजेंशियल फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकलेगी यहाँ से, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई ईटा इंटू फाई x, और x है इसको x स्क्वायर लिख दिया है, इंटू dx एंड डिवाइडेड बाई l। तो f को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये आपने फोर्स निकाल दिया। तो अब फोर्स की हेल्प से आप टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हो। टॉर्क किसके अलोंग, इस ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट आपने जो भी टॉर्क अप्लाई किया, तो आपके पास फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है उस एलिमेंट्री शेल पे, और आपको ये भी पता है कि उस कितने डिस्टेंस पे अप्लाई किया है आपने, कितने नॉर्मल डिस्टेंस पे, तो आप फोर्स लिखेंगे और नॉर्मल डिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। तो ओ ओ डैश से x डिस्टेंस के ऊपर हमने माना था अपना एलिमेंट्री शेल, इसलिए उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल डिस्टेंस x, और f जो फोर्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इन दोनों ही वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये आ गई आपके पास टॉर्क की वैल्यू, या फिर ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू आपने लिख ली है, किसके लिए, एलिमेंट्री शेल के लिए। तो अब आपको किसके लिए लिखना है ट्विस्टिंग कपल, होल सिलेंडर के लिए हमें इसको लिखना है। तो फॉर होल सिलेंडर और टू फाइंड द ट्विस्टिंग कपल tau to twist the whole cylinder, let us integrate the equation between limits x is equal to 0 to x is equal to r। 0 से लेके r के बीच में हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ट्विस्टिंग कपल फॉर होल सिलेंडर। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, x is to power 4/4, लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा आपका, इसको सॉल्व करने के बाद पाई ईटा फाई r raised to power 4 डिवाइडेड बाई 2l। तो इतने अमाउंट में आपने क्या चीज प्रोड्यूस की, क्या अप्लाई किया है इसके ऊपर, ट्विस्टिंग कपल आपने अप्लाई किया है, और ट्विस्टिंग कपल की ही वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट करनी थी। अब इसके बाद एक आपकी वैल्यू होती है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। फाई क्या होता है आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने कहा था। तो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट, कि कितना हमें कपल अप्लाई करना पड़ेगा एक यूनिट, या फिर 1 रेडियन कह सकते हैं आप, 1 रेडियन ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो फॉर अ गिवन सिलेंडर द ट्विस्टिंग कपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ फाई। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ट्विस्टिंग कपल हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। एंड कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट इज, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ डिवाइडेड बाई फाई जो भी वैल्यू आएगी, दैट इज कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ट्विस्ट। तो यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए इतना कपल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसी को ही क्या कहते हैं, इसके जस्ट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है आपका, रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होता है। तो रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड, is also equal to this amount c, and generally this term is known as torsional rigidity। तो torsional rigidity क्या होती है आपकी,
कपल के ही जस्ट इक्वल होती है, और वो होता क्या है, लेकिन रिस्टोरिंग कपल होता है। तो जो भी ट्विस्टिंग कपल आपने अप्लाई किया है मैथमेटिकली, उसी को ही आप क्या लिख सकते हो, टॉर्जनल रिजिडिटी लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो इस एक्सप्रेशन, इस पूरे आर्टिकल में हमें टॉर्जनल रिजिडिटी की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो टॉर्जनल रिजिडिटी एक्चुअल में रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट होता है। ठीक है, और मैथमेटिकली वो आपका जो भी कपल रिक्वायर्ड है ट्विस्ट करने के लिए, पर यूनिट ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी के बराबर होता है। अगर इस वैल्यू को हमें किसके लिए लिखना हो, होलो सिलेंडर के लिए लिखना हो, तो होलो सिलेंडर के लिए जब हमें इसे करना हो कैलकुलेट, तो जहां से हमने इंटीग्रेट किया था, ठीक है, इफ सिलेंडर इज नॉट अ सॉलिड सिलेंडर बट अ होलो सिलेंडर ऑफ आउटर रेडियस r1 एंड इनर रेडियस r2। होलो सिलेंडर में दो रेडियस होती है, एक तो इनर और एक आउटर रेडियस। तो हम जहां इंटीग्रेशन कर रहे थे, ये जहां हमने इक्वेशन ए लिखी थी, आपकी टॉर्क की वैल्यू लिखी थी एलिमेंट्री शेल के लिए, उसको 0 से r की बजाय इनर रेडियस से आउटर रेडियस के बीच में आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो फॉर हॉलो सिलेंडर ट्विस्टिंग कपल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 से R1, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ R रेस्ट पावर 4 की बजाय R2 रेस्ट पावर 4 माइनस R1 रेस्ट पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, एंड कपल रिक्वायर्ड फॉर यूनिट ट्विस्ट विल बी, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो भी दोनों फॉर्मूले हमने निकाले कपल रिक्वायर्ड के लिए, दीज टू फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, और ट्विस्टिंग कपल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे।